हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक नए सीरीज़ चला रहे हैं 4.0 के लिए, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी रिवीजन कर रहे हैं। और तो हर रोज़ ये 7 डेज़ का है, आपको पता है। तो इस 7 डेज़ में से आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है ये। तो चलिए आज रिवीजन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो आज कौन सा डे है नवरात्रि का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप ही सब की तरह मैं भी बीपीएससी टीचर की एक एस्पिरेंट हूँ, और ये सीरीज़ चल रही है तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं तो पढ़ चुकी हूँ, तो अभी तो रिवीजन हो रहा है और बस हाईलाइट कर रही हूँ मेन पॉइंट को। तो आज मैं महात्मा गांधी पढ़ रही हूँ, उनके आंदोलन पढ़ रही हूँ। उन्होंने क्या क्या हमारे लिए आंदोलन किए हैं, उनकी जो जीवनी है, क्या सारी पत्रिकाएं निकाली हैं, कितने आंदोलन, कितने सत्याग्रह किया है, क्या उन्होंने पहली बार कब आंदोलन किया था, कब वो भारत आए थे। और उनकी जो भी जीवनी है बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जो योगदान है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे हमारे देश के लिए। जो लोग भी गांधी को नहीं जानते वो लोग कुछ भी बोलते हैं, पर गांधी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और उनको बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे बापू कह सकते हैं, राष्ट्रपिता कह सकते हैं, महात्मा कहते हैं, मलंग बाबा कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। तो ये तो हो गया महात्मा गांधी और उनके बारे में थोड़ा सा परिचय। और उन्होंने बहुत सारा आश्रम भी बनवाया था, जैसे साबरमती आश्रम, कुछ टॉलस्टॉय आश्रम जो कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने बनवाया था। तो ये कुछ आश्रम हैं जो उन्होंने बनवाया था। और कुछ सत्याग्रह है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह है महात्मा गांधी का। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जैसे धीरे धीरे करके उन्होंने ये सारे ऐसे करके आंदोलन और सत्याग्रह किया था। लेकिन एक एक ऐसे शख्स है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, वो थे एनजी रंगा साहब जी। तो मुझे नहीं पता, अगर इसका रीज़न आपको लोग को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आज ये फैक्ट पता चला तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। और महात्मा गांधी जी के कुछ बुक्स भी हैं, कुछ आश्रम भी थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये थे उनके बारे में। उसके बाद मैंने पढ़ा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जब मैं ना रॉलेट एक्ट और सबसे ज़्यादा जलियांवाला बाग हत्याकांड जब पढ़ रही थी ना, तो मेरी जैसे कि रूह काँप गई। रॉलेट एक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कैसे उसे काला कानून, बिना वकील दलील के कानून कहा जाता है। और महात्मा गांधी से लेके सभी लोगों ने कैसे उसका विरोध किया था। जैसा कि मतलब किसी भी शक के मतलब किसी बेगुनाह लोगों को भी पकड़ लिया जाता था, बस एक शक के ऊपर। इस कानून का सभी ने बहुत बहुत विरोध किया था। और इसी की मीटिंग में, जब एक जलियांवाला बाग में इसी के ऊपर जब मीटिंग बुलाई गई थी, तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जब उसी दिन ना बैसाखी के दिन ये अमृतसर में हुआ था। तो उस दिन बैसाखी के त्यौहार था। ये देखो, त्यौहार के दिन इतना बड़ा बुरा हाल हुआ था, इतना मतलब जलियांवाला बाग की स्टोरी जब आप सुनोगे ना तो रो बैठोगे कि कैसे जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पे ऐसे 1000 लोगों की हत्या कर दी, कैसे गोलियां चलवा कर। मतलब जैसे ऐसे सुनते हैं ना तो ऐसे मतलब इतना गुस्सा आता है ना जलियांवाला बाग सुनकर। जैसे बचपन में मैंने एक हिंदी की स्टोरी में पढ़ी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब तो छोटी थी तो उतना कुछ समझ में नहीं आया था। जब अभी बड़ी हुई और जब पूरी स्टोरी जाना और पढ़ा, तब जाना कि अच्छा ये थी पूरी स्टोरी। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि आज रिवीजन में मैंने पढ़ी थी। तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके जो लोकप्रिय नेता थे ना, तो वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी के बीच में मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में।
तो उसके बाद इस मीटिंग में सब लोग आए थे और फिर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और सारे लोग 1000 तो एक बस टाटा है, उससे भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बाद ना एक कमेटी बैठाई गई थी, जिस कमेटी में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास और बद्रुद्दीन तैयब जी और एम.आर. जयकर आदि लोग शामिल हुए थे और खुद महात्मा गांधी ने रिपोर्ट बनाया था। तो ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। फिर मैंने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पढ़ा था। खिलाफत आंदोलन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम की एकता की कहानी है। जब खिलाफत आंदोलन चली थी तो ये यहाँ पे महात्मा गांधी ने मौका देखा था और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को एक करके असहयोग आंदोलन भी चलाया था। और ये घटना है 1920 से लेकर 1922 21-22 तक की। उसके बाद 1922 के बाद ना 1922 के बाद तो सी.आर. दास ने एक अलग पार्टी बना ली थी। 1923 में स्वराज पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, 1923 के में उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। फिर जो कि समझौता हुआ था महात्मा गांधी और सी.आर. दास में 1923 के बाद। और उसके बाद की कहानी आगे मैं पढ़ूंगी कल, फिर आपको सुनाऊंगी साइमन कमीशन के बारे में, जो कि 1927-28 की बात है। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जल्दी मैं कोशिश करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करके। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ूंगी, क्योंकि जल्दी से चैप्टर ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने 7 डेज़ का ही चैलेंज लिया है। अगर सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होंगे तो मैं अपने चैलेंज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे करूँगी और जितना हो सके उतने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जो भी सजेशन मेरी तरफ से रहेगा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रिवीज़न और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं ये सजेशन देना चाहूँगी ना कि इसको बहुत प्यार और अच्छे से पढ़ना ना, कि बहुत सारी चीज़ें ना कन्फ्यूज़न हो जाती है। क्योंकि एक स्टोरी पढ़ोगे और बीच में थोड़ा-सा आप चाहोगे ना कि स्किप कर दो। अच्छा ठीक है, ये तो एक कहानी चल रही है, बस आगे जल्दी-जल्दी करके पढ़ोगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसा किया था कि 1-2 पॉइंट मैंने सोचा था कि एक लाइन से पढ़ते रहोगे और बीच में सोचोगे उसको छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे ना, तो वो एक लय टूट जाता है पढ़ने का। तो वो मत करना कभी भी। जब आप एक टॉपिक के पहले क्या करना ना कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने, हिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना एक स्ट्रक्चर बना लेना उसका, कि कौन-कौन से टॉपिक उसके अंदर आते हैं। जब तक आप वो नहीं बनाओगे तो बीच का स्किप हो जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बार-बार मैं हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, आपका पढ़ाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। चाहे आप कितने घंटे भी पढ़ लो, कितने महीने पढ़ लो। सबसे हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। रट के अगर आप कोई एग्ज़ाम भी पास कर लो तो आपके आने वाले जीवन में वो काम नहीं करने वाला है। तो रट के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक स्ट्रक्चर हमेशा तैयार करना, मैं हमेशा ये हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ और इस वीडियो में भी यही बात बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने गलती किया है, मेरे से क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा था, फिर भी मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत किया है। इसलिए मैं बार-बार आप लोग को बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग से गलती ना हो। मैं बहुत पछता रही हूँ गलती करके, क्योंकि इतने ईज़ी क्वेश्चन मैं सुनती थी जब टीचर्स बोलते थे ना क्लास में कि गलतियाँ होते हैं, तो मैं बोलती थी अरे देखा जाएगा, ईज़ी क्वेश्चन थोड़ी ना गलती होता है, ईज़ी क्वेश्चन किसी से थोड़ी ना गलती होता है। मैं भी यही सोचती थी। लेकिन जब मैंने ईज़ी क्वेश्चन गलत किया तो जाके मुझे लगा कि अरे ईज़ी क्वेश्चन कैसे गलत होता है, कैसे माइंड कैसे क्वेश्चन को रीड कराता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो दिमाग होता है ना, वो आपका अलग ही दिमाग होता है। जो एग्ज़ाम से पहले जो आप पढ़ते रहते हो और जैसा आपका दिमाग होता है, वैसा ही दिमाग आपका काम नहीं करता है एग्ज़ाम के टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम में ना आपका ब्रेन कुछ अलग होता है, क्योंकि आप पे बहुत प्रेशर होता है एग्ज़ाम में लिखने का, क्वेश्चन आंसर करने का। उसी समय होता है कि पता नहीं क्वेश्चन का क्या लेवल होगा, मैं पास कर पाऊँगी या नहीं,
कर पाऊँगा या नहीं, बहुत सारे सवालों का जवाब, बहुत सारे टेंशन, प्रेशर रहता है। बहुत ये सब नहीं होता है जब आप पढ़ाई नॉर्मल कर रहे होते हो। तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल आप सोचते हो कि अरे ईज़ी क्वेश्चन आप थोड़ी ना गलत कर सकते हो, लेकिन वो ईज़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो मैंने किया है। तो मैं आप लोग को यही सलाह देना चाहूँगी कि आप प्लीज़, प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि ईज़ी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। और आप लोग पहले ये माइंडसेट करके चलना, और किसी भी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और रिवीज़न तो मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीज़न भी एक तरह का प्रैक्टिस है। जब आप पॉइंट्स को नोट करके या किसी भी नोट्स को आप वो बार-बार रीड करते हो और उसको दिमाग में डालते हो, तो वो भी एक प्रैक्टिस ही होता है कि बार-बार आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो वो भी आपके दिमाग में रिवीज़न के तौर पे जाते रहता है। तो आप लोग भी मेरे साथ रिवीज़न में बने रहिएगा। जो भी टिप्स होगा मैं आपको देते रहूँगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करती रहूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, आगे जो भी मैं पढ़ूँगी वो आपको बता